दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 26 जून 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आ गई कई सालों की सबसे बड़ी खबर। कई अरब मुल्कों से अपने मिलिट्री अड्डे हटाने जा रहा है अमेरिका। ईरान की मिसाइलों ने कर दिया बड़ा नुकसान। किस मुल्क में जा रहा है अमेरिका, बताएंगे हम। क्या अब ईरान से अमेरिकन कमाने जा रहे हैं अरबों डॉलर? डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बताया ईरान को सबसे नया बाजार, बताएंगे हम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फिर मची खलबली। कार्गो जहाज पर मिसाइल हमले के बाद यूएन की एजेंसी ने रोका अपना एस्कॉर्ट ऑपरेशन। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ने कर दिया इसराइल का नुकसान। उधर नेतन्याहू का खतरनाक ऐलान, कहा हमने बदल दिए हैं गेम के रूल। वेनेजुएला में सदी का सबसे खतरनाक जलजला, सैकड़ों में पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा, हर तरफ तबाही के मंजर। और रूस के अंदर 1500 किलोमीटर दूर घुसकर यूक्रेन का बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की का दावा, उफा और क्रास्नोदार में किया बड़ा नुकसान। जुमा आज 26 जून 2026 की सुबह एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इस खबर के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट से अपनी फौजें लेकर बाहर निकलने जा रहे हैं, या फिर ये ईरान की मिसाइलों का ऐसा असर है जिसने अमेरिका को अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि जिस मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कई दहाइयों से अपने मिलिट्री अड्डों का मजबूत जाल बिछा रखा था, अब वहीं से कुछ अहम अड्डे हटाने की बात सामने आ चुकी है। आइए समझते हैं कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 26 जून की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री तैनाती का नए सिरे से जायजा ले रहा है। रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया है कि बहरीन में मौजूद अमेरिका के एक अहम नेवल बेस को ईरानी हमलों में उतना नुकसान पहुंचा जितना अमेरिका ने ऑफिशियल तौर पर कभी नहीं बताया। यानी अमेरिका ने अपना नुकसान अपनी बेइज्जती के डर से कम करके बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका बहरीन वाले बेस की दोबारा मरम्मत और उसे नए सिरे से तैयार करने पर गौर कर रहा है। साथ ही कुवैत और सऊदी अरब में अपनी मिलिट्री मौजूदगी को कम करके कुछ अड्डे और ऑपरेशंस को मिडिल ईस्ट के मगरबी हिस्से में शिफ्ट करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। यानी अमेरिका अड्डे तो बदल रहा है लेकिन मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने की नहीं सोच रहा, लेकिन जहां जा रहा है वो जगह आपको चौंकाएगी। रिपोर्ट में 2 अमेरिकी ऑफिशियल्स के हवाले से ये दावा भी किया गया है कि जिन जगहों पर कुछ बेस शिफ्ट किए जा सकते हैं उनमें इसराइल का नाम भी शामिल है। वजह ये बताई गई है कि वहां से अमेरिकी बेस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की सीधी पहुंच से कुछ ज्यादा दूर होंगे। या फिर वजह यह है कि अमेरिका को अरब मुल्कों में बदलते हुए माहौल की भनक लग चुकी है, या फिर अरब हुक्मरान ही अब अमेरिका से कह रहे हैं कि भैया अब हमें माफ़ करो और कचरा हमारे यहाँ से साफ करो। इसीलिए अमेरिका अब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त इसराइल की तरफ अड्डे ले जाने की सोच रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो अमेरिका के खिलाफ बगावत नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो किसी अगली जंग की सूरत में वो सारी मिसाइलें अब सिर्फ इसराइल में गिरकर तबाही मचाएंगी जिन्होंने हालिया जंग में सऊदी अरब, बहरीन, कतर में भी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में ईरान के लिए इसराइल का शिकार करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अड्डे भी वहीं होंगे, कुछ तो होंगे। दोस्तों, अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका मतलब सिर्फ बेस बदलना नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी बदलती हुई दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका को अपने कई दहाइयों पुराने मिलिट्री नक्शे में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है, या फिर इसके पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई और बड़ा प्लान छिपा हुआ है। कुछ भी हो, ये खबर कई सालों में आई सबसे बड़ी खबर ज़रूर बन सकती है। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। ये खबर के साथ मेरा एनालिसिस था, लेकिन मैं इसमें एक और सवाल जोड़ रहा हूँ। अगर इसराइल की ज़मीन पर अमेरिकी अड्डे बनते हैं तो इसराइल के हिस्से वाली ज़मीन होगी, या फ़लस्तीनियों की कब्ज़ाई हुई वेस्ट बैंक की ज़मीन, या गज़ा की ज़मीन,
कहाँ बनने जा रहे हैं वो अड्डे? एक बार जो अड्डा बन गया तो उसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई और इंसान, ख़ास तौर से फ़लस्तीनी, भटक नहीं सकेगा। इस बात की तौर पर इस नज़रिए से देखिए तो ये ख़बर एक सीरियस ख़बर भी है सर। ये करने की जगह थोड़ा सोचिएगा भी मसला क्या है। आगे बढ़िए और एक और बड़ी ख़बर सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप को अब ईरान एक नए बाजार के तौर पर नज़र आने लगा है। ट्रंप का कहना है कि अब अमेरिका के किसान, काश्तकार ईरान की वजह से अरबों डॉलर का कारोबार करेंगे। सवाल यह है कि जिस ईरान पर सालों तक सख्त पाबंदियां लगाई गई इसी अमेरिका की तरफ से, अब वही ईरान अचानक अमेरिका के लिए इतना बड़ा मार्केट कैसे बन गया? आइए समझते हैं। 25 और 26 जून की दरमियानी रात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका के सामने अब एक नया मार्केट खुलने जा रहा है और उसका नाम है ईरान। बाकायदा ये उनके लफ्ज़ हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त खाने पीने की चीज़ों की कमी का सामना कर रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान के अनफ्रोज़न किए गए पैसों यानी जारी किए गए पैसों का इस्तेमाल करके अमरीकी किसानों से गेहूं, सोयाबीन और मक्का जैसी खेती बाड़ी की चीज़ें खरीदेगा और उन्हें ईरान भेजेगा, बेचेगा। ट्रंप ने कहा कि ये पूरा प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होगा और इसका फ़ायदा सीधे अमेरिका के काश्तकारों को मिलेगा। उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा कारोबार साबित हो सकता है। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान के अनफ्रोज़न किए गए फंड्स का बड़ा हिस्सा खाना, दवाइयाँ और दूसरी इंसानी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप के इस प्लान को मानता भी है या फिर इसका कोई और जवाब देने वाला है? क्योंकि ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। वो भी सुन लीजिए। ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज़ एजेंसी आइकाना के हेड मेहदी रहीमी ने अमेरिका के उस दावे को पूरी तरह गलत बताया है जिसमें यह कहा गया था कि ईरान को मिलने वाले फ्रीज फंड्स सिर्फ अमेरिका के खेती और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रहीमी ने साफ कहा कि ईरान ने ना तो ऐसी किसी शर्त पर रजामंदी दी है और ना ही वो अमेरिका से खाने पीने का सामान खरीदने जा रहा है। उनका कहना है कि ट्रंप अपने मुल्क के अंदर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मेमोरेंडम की शर्तों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और अपनी मर्जी के मतलब निकाल रहे हैं। यानी डील के बाद भी दोनों तरफ से उसकी तशरीह अलग अलग की जा रही है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब समझौते की बुनियादी शर्तों पर ही दोनों के बयान अलग अलग हैं तो आगे चलकर ये डील कितनी मजबूत साबित हो पाएगी? सोचिएगा ज़रा। अब बात एक मर्तबा फिर से ख़राब होते हालात की सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात एक बार फिर से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। 25 जून की रात को हमने आपको बताया था कि एक जहाज़ पर फिर से हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब। अब इस हमले की खबर सामने आने के बाद यूएन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों को निकालने वाला अपना एस्कॉर्ट ऑपरेशन फ़िलहाल रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान के करीब एक कार्गो जहाज़ ने दावा किया कि उस पर किसी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ये वाक़या ऐसे वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने जहाज़ों को उन रास्तों से गुजरने के ख़िलाफ़ वार्निंग दी थी जिन्हें उसकी मंजूरी हासिल नहीं है। दोस्तों, ये सब उस शुरुआती समझौते के बावजूद हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उससे ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का ख़तरा कम हो जाएगा। लेकिन अब हॉर्मुज़ में फिर से जहाज़ पर हमले की खबर ने उस डील पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कागज़ों पर अमन की बातें अब भी चल रही हैं, लेकिन समंदर में हालात अब भी पूरी तरह काबू में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमले तैर रहे हैं, जहाज़ का नुकसान भी हुआ है। चलते हैं लेबनान। जनूबी लेबनान में एक बार फिर इस्राएली फ़ौज पर बड़ा हमला हुआ है। 26 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इस्राएली फ़ौज को ऐसे वक्त निशाना बनाया जब वो जनूबी लेबनान के बैत यहून इलाके में मौजूद थी। यानी पूरी लोकेशन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास थी। जाल बिछाकर हमला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या जंग रुकने के दावों के बावजूद, सो कॉल्ड सीज़फायर के बावजूद जनूबी लेबनान में लड़ाई फिर से तेज़ होने लगी है? आइए समझते हैं।
26 जून को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी लेबनान के बैत यहून कस्बे में हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इस्राएली इन्फेंट्री यूनिट पर जाल बिछाकर हमला किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पहले आरपीजी रॉकेट दागे गए और फिर भारी फायरिंग की गई, जिसमें इसराइल की एक ब्रिगेड के 4 फौजी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ की हालत नाजुक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी फौजियों को निकालने के लिए इसराइल को मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूज करना पड़ा। उधर इससे पहले इस्राएली फौज ने भी तस्दीक की थी कि साउथ लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उसका एक फौजी मारा गया है। हालांकि उसने इस वाक़ये की ज़्यादा तफसील जारी नहीं की थी। इसी सिलसिले में एक दूसरी खबर सुनिए। नुकसान के बावजूद करप्शन केस में फंसा नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके करप्शन केस की पेशियां पूरी हो गई, ये अलहदा खबर है। लेकिन एक तरफ जनूबी लेबनान में इस्राएली फ़ौज पर लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इसराइल अपनी फ़ौज लेबनान से वापस नहीं बुलाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इसराइल एक और लंबी जंग की तरफ बढ़ रहा है? आइए समझते हैं। 26 जून को आई खबर के मुताबिक अपने ताज़ा बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जब तक ज़रूरी समझेगा तब तक लेबनान में अपनी फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रखेगा और पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की बात नहीं मान रहा नेतन्याहू। उसने कहा कि इस्राएली फ़ौज को हुक्म दिया गया है कि जनूबी लेबनान में मौजूद इस्राएली बस्तियों की, इस्राएली सेटलमेंट्स की हिफाजत के लिए जो भी कदम ज़रूरी हो वो उठाए जाएं। उसके मुताबिक ज़मीनी हालात के हिसाब से मिलिट्री ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। इट मीन्स हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने दावा भी किया कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास अब इसराइल के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके मुताबिक इसराइल ने पूरे रीजन में गेम के रूल्स बदल दिए हैं और डर की दीवार तोड़ दी है। तो क्या पहले डरता था इसराइल, ये मान रहा है नेतन्याहू। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज पर लगातार हमलों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू अपने इस रुख पर कायम रहता है या ज़मीनी हालात और अमेरिका का प्रेशर उसे कोई और फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। अब दुनिया की कुछ खबरें, गज़ा की भी खबर है। वेनेजुला में आए 2 ज़बरदस्त ज़लज़लों के बाद तबाही की तस्वीर अब और भी डरावनी होती जा रही है। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जबकि मलबे के नीचे अब भी बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने का डर है। 26 जून को आई ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुला में जो कल ज़लज़ला आया 7.2 और उसके बाद एक और ज़लज़ला 7.5 मैग्नीट्यूड का, इन ज़लज़लों में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 235 के पार हो गई है, जबकि 4300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में दबे लोगों को ज़िंदा निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर ज़लज़लों के वक्त की नए वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जिनमें कई इमारतों को हिलते ताश के पत्तों की तरह गिरते देखा जा सकता है। कुदरत की ताकत का एहसास किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में पिछले 100 साल से भी ज़्यादा अरसे का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला साबित हुआ है। उधर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने पहले ही अंदाज़ा जताया था कि इस तबाही में मरने वालों की तादाद हज़ारों तक पहुंच सकती है और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल काम जारी है। अब देखना ये होगा कि मलबा हटने के बाद तबाही की असली तस्वीर कितनी खौफनाक निकलकर सामने आती है। बात एक और जंग की। यूक्रेन और रूस के बीच जंग एक बार फिर ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। दोनों मुल्क एक दूसरे के अंदर तक लंबी दूरी के हमले कर रहे हैं। अब यूक्रेन ने रूस के ऐसे ऑयल ठिकानों को, ऐसे तेल ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है जो फ्रंट लाइन से सैकड़ों नहीं बल्कि 1500 किलोमीटर दूर है। क्या हथियार मार रहा है यूक्रेन रूस के अंदर कि हजारों किलोमीटर अंदर जा रहे हैं? आइए समझते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, 25 जून को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया था। ये वाला, ये उनका ही अकाउंट है। और इस वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस की जंग लंबी करने की कोशिश का जवाब लगातार और बेहद सटीक हमलों से दे रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछली रात यूक्रेन की फोर्सेस ने रूस के क्रास्नोदार रीजन में मौजूद एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये टारगेट फ्रंट लाइन से करीब 300 किलोमीटर दूर था। इसके बाद सुबह यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस के उफा शहर में 2 ऑयल रिफाइनरियों पर हमला किया।
जेलेंस्की के मुताबिक ये दोनों टारगेट फ्रंट लाइन से करीब 1500 किलोमीटर दूर थे। तो ये बड़ी बात हो गई। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब अपने लॉन्ग रेंज प्लान पर लगातार अमल कर रहा है। 1500 किलोमीटर तक रूस का एयर डिफेंस यूक्रेन के हथियारों को रोक नहीं पाया। जेलेंस्की ने अपनी फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि रूस को अब जंग लंबी करने या वक्त खरीदने की कोशिश के बजाय असली डिप्लोमेसी के बारे में सोचना चाहिए। यानी वो चाह रहे हैं कि बातचीत कर लो। अब देखना ये होगा कि रूस इन हमलों का कितना बड़ा जवाब देता है, क्योंकि दोनों तरफ से लंबी दूरी के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बात गजा की बात न करें, ऐसा हो नहीं सकता। गजा में इस्राएली हमलों ने कैसी तबाही मचाई है, उसे समझाने के लिए ये एक तस्वीर ही काफ़ी है। 3 साल पहले और आज की इस तस्वीर को साथ रखकर देखिए तो साफ दिखाई देता है कि पूरा इलाका किस तरह मलबे में बदल चुका है। ये तस्वीर गजा सिटी के मगरबी हिस्से में मौजूद अल रशीद स्ट्रीट और खलील अल वज़ीर मस्जिद के इलाके की है, जो आज वायरल हो रही है। ये तस्वीर, पहले यहाँ आबादी, सड़कें और इमारतें नज़र आती थी, लेकिन अब बड़ी तादाद में इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और पूरा मंजर धूल कंकड़ बन चुका है। गजा की तबाही को लेकर ऐसे पहले और बाद की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो जंग के दौरान हुए भारी नुकसान, जुल्म और जबर की झलक दिखाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। अगर कहीं ज़ुबान कहीं फिसल गई हो तो याद रखिएगा, आप उसे नोट करने नहीं आए थे, आप खबरें देखने आए थे। मैं क्या पहनता हूँ, कैसा दिखता हूँ, क्या गलत निकल गया, ये काम मत करिए। मक्खी का काम है जख्म पर बैठना, आप मक्खी नहीं हैं, आप भंवरा हैं। खुशबू पर बैठिए, शहद पर बैठिए, जो अच्छा हो उसे चुनिए। यही दीन कहता है। सलामत रहिए, खुश रहिए।